सब लोग अटेंशन अब बोर्ड पे दीजिएगा प्लीज। देखिए दिस इज आवर थर्ड वर्कशॉप जिसमें हम लोग आ रहे हैं। ये हमारी तीसरी वर्कशॉप है और द टॉपिक इज करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस चैप्टर कम्स एवरी ईयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस। आपने देखा होगा इसके क्लासिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा है। ओम्स लॉ के नाम से फेमस है, सर्किट्स के नाम से फेमस है। So this chapter is one of the most important chapter in our physics O level. इसके सवाल पेपर 1 में भी आते हैं, इसके सवाल पेपर 2 में भी आते हैं और पेपर 4 में। ये टॉपिक पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 तीनों में आता है। So this is a very important chapter. चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ, जो चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट में जो बनाओ, कि इट इज द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस होती हैं। अगर चार्ज पार्टिकल्स रुके हुए हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो उसको कहते हैं करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्कशॉप का आज का इस डिस्कशन का पहला कॉन्सेप्ट बना कि अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो हम उनको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड करंट ऑफ electricity. What is the significance of moving charge particles? When charge particles move, they transfer energy which is called electrical energy. जब charge particles move करते हैं तो वो energy transfer करते हैं and this energy is called electrical energy. Repeat करो, आज का second concept क्या है? Charge particles are energy carriers. They transfer energy. ये जो लाइट्स वगैरह चल रही हैं, प्रोजेक्टर और डिवाइसेस, इनको एनर्जी कैसे मिल रही है? By the movement of electrons, by the movement of charge particles. देखो दो कॉन्सेप्ट हैं जिससे आप शुरू करो। पहला चैप्टर का नाम क्या है? करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इफ दे आर मूविंग लाइक व्हीकल्स ऑन अ रोड और व्हेन वी आर मूविंग, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स? कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? चार्ज कैरियर्स are energy carriers. जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करेगा तो डिस्टेंस में इंक्रीज करो, वो जो ऑर्बिटल को नाम इस और नीचे आ जाना नीचे। देखो चार्ज पार्टिकल्स का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ इस चैप्टर का कि चार्ज कैरियर्स आर एनर्जी कैरियर्स। जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी इज कॉल्ड That energy is called electrical energy. तो वर्कशॉप का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर, what they transfer? Electrical energy. सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, चार्ज पार्टिकल्स मूव एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको तुम अपने जहन में रखो, जो इस चैप्टर को बिल्ड करते हैं, जो चैप्टर का प्राइमरी कॉन्सेप्ट बनता है। चैप्टर का इस टॉपिक का थर्ड कॉन्सेप्ट, चैप्टर का थर्ड कॉन्सेप्ट बना कि हर सॉलिड कंडक्टर में
हर सॉलिड कंडक्टर में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एक जगह पे बाउंड नहीं होते। दे आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट बाउंड टू वन पर्टिकुलर एटम। These electrons move in all possible directions randomly and they are called free electrons। देखो ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाउंड नहीं होते अपने एटम में। दे आर मूविंग इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस एंड these electrons are called free electrons। तो हमारा आज का थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बना? कंडक्टर वो होगा जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे तो तीन कॉन्सेप्ट हो गए। हर सॉलिड कंडक्टर में यू विल फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये कंडक्टर है, अगर ये रॉड एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में क्या होनी चाहिए? इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आगे आना free electrons are present in every conductor and they are moving randomly in different directions। उसके बाद जरा कॉन्सेप्ट बनाओ, चौथा फोर्थ कॉन्सेप्ट। free electrons are present in every conductor when you align them in a particular direction then you get electric current। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड पे देखो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये पोजीशन रैंडमली मूव कर रहे हैं और जब तुमने एक तरफ एक पॉजिटिव प्लेट लगाई, दूसरी तरफ एक नेगेटिव प्लेट लगाई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? नाउ दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डर में मूव करते हैं तो उसको हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में पहले से होते हैं, हम उनको एक ऑर्डर में लेकर आते हैं। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एन ऑर्डर it is called electric current। अब ये चार कॉन्सेप्ट हो गए which we have read। free electrons transfer energy which is called electrical energy। तो जब आप एक स्विच ऑन करते हो, when you switch on a circuit like a bulb, like a device, the free electrons transfer electrical energy to the device। अब electrons energy carriers हैं, यानी कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क कर रही हैं, ऑल दीस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप डेफिनेशन देखिएगा। देखिए मैं आपको जैसे होता है हमारी वर्कशॉप में, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आपको कोशिश करनी है कि आप मेरे साथ ये चीजें रिवाइज करते जाएं। इट्स अ वे ऑफ रिवाइजिंग और नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, फॉर्मूलाज भी। देखो करंट की डेफिनेशन बनाओ। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसका मतलब क्या है? देखो किसी चीज के रेट का क्या मतलब होता है? रेट का मतलब होता है हाउ क्विकली आप जब घड़ी देखते हैं ना, उसको कहते हैं रेट। जैसे आप पेपर कर रहे हैं तो आप जल्दी सॉल्व करते हैं, तो फिजिक्स में आपको होगी कि आपका रेट बढ़ गया। आप कोई भी काम अगर जल्दी करोगे तो रेट कम हो जाएगा, वैल्यू स्पीड बढ़ जाएगी। रेट का मतलब है यू कंपेयर समथिंग विद टाइम। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्किट you compare them with the clock, with the time। This is called electric current। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पर, इसका क्या मतलब है? How quickly electrons move through a circuit is called electric current। इसका सिंबल देखो क्या है? आ जाओ। इसका सिंबल है I और इसका नेचर स्केलर है
और इसके बाद देखें इसका फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला देखें। करंट का फॉर्मूला क्या, I इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब ये बताओ कि Q का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग फॉर Q, देखिए बताएं, व्हाट इज Q, quantity of charge, and what is T as a ratio, how quickly electrons travel through a circuit। अब जब आप बटन दबाते हैं लाइट फौरन ऑन हो जाती है, इसका मतलब करंट इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब इसका यूनिट देखें, द यूनिट फॉर करंट इज एम्पियर। एम्पियर किससे बना है, जरा ऑब्जर्व करो, हाउ एम्पियर इज फॉर्म, कूलम पर। हम एम्पियर बना कैसे, एम्पियर इज कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इज 1 कूलम 1 सेकेंड। नाउ आई मूव टू माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एयर कंडीशनर के, बाकी डिवाइसेस के। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाओ कि हम सर्किट बनाते क्यों हैं। सर्किट बनाने का पर्पस क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के जरिए एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लाइव वायर के थ्रू डिवाइस तक जाते हैं, they transfer the energy and then they come back. It is similar to a situation when suppose you have a labor, जैसे मजदूर होते हैं, they take the bricks and put it on the top and then themselves they come back, like lorries, like buses, they transport the passengers and themselves they come back. Similarly, electrons live wire से जाते हैं, डिवाइस को एनर्जी देती हैं और खुद न्यूट्रल वायर से वापस आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कम से कम कितनी वायर्स होती हैं, दो। तो कौन सी, लाइव और दूसरी कौन सी, न्यूट्रल। ये कॉन्सेप्ट सब लोग मेरे साथ रिपीट करो। हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो तारें होती हैं, लाइव और न्यूट्रल। लाइव का काम क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, डिवाइस को देगा और इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे ताकि वो दोबारा एनर्जाइज हो जाए। इट्स लाइक अ साइकिल। लाइव वायर से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एनर्जी डिवाइस को देते हैं और खुद वापस आ जाते हैं। लाइव वायर ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी टू द डिवाइस, neutral wire transports electrons back to the circuit for the next run। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, जरा उसकी डेफिनेशन देखें। द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय मूविंग चार्ज कैरियर। जैसे तुम्हारे पास एक बॉल हो, तुम उसको दीवार पे मारो, बॉल दीवार से टकरा के वापस आएगी, बॉल तो वापस आ गई, लेकिन बॉल टकराते वक्त एनर्जी दीवार को ट्रांसफर कर देगी। सेम जब आप बटन दबाते हैं तो इस लेंथ तक इलेक्ट्रॉन्स गए, एनर्जी को ऑफलोड किया और खुद इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब तो अप्रैल शुरू हो गया, सब लोगों ने एंट्री करानी शुरू की होगी, तो बताओ कन्वेंशनल करंट क्या होता है। अगर आप करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करें तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। व्हेन करंट इज शोन फ्रॉम प्लस टू माइनस वी कॉल इट कन्वेंशनल। तो रियल में करंट कैसे ट्रेवल करता है, अगर करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स की रियल डायरेक्शन क्या होगी, पता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है।
अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो रियल डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर आप प्लस टू माइनस शो करें फिर यू कॉल इट कन्वेंशनल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चीज थी कन्वेंशनल। उसके बाद आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पर। घरों में पावर प्लांट से जो करंट आता है जिसको आप एसी का करंट कहते हैं वो होता है एसी। जो करंट आप बैटरी से लेते हैं यू टेक इट फ्रॉम अ सेल यू कॉल इट डीसी। यानी करंट की दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है एसी और दूसरा करंट क्या कहलाता है? डीसी। एसी और डीसी में क्या फर्क है? अगर करंट एक ही डायरेक्शन में जाता रहे तो वो डीसी है। अगर करंट मूव करे, रुके, वापस आए, फिर आगे जाए, फिर वापस आए, वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है दैट करंट इज कॉल्ड alternating current. तो कौन से रिपीट करो? The current which goes in one direction, which is obtained from a battery, which is obtained from a cell, is called DC. The current which reverses its direction, the current which frequently goes forward and backward, and it is obtained from a power plant, it is obtained from a generator, it is called AC. हमारे घरों में जो प्लग लगे होते हैं, सॉकेट बोर्ड होते हैं जिसमें हम 2 पिन लगाते हैं, 3 पिन लगाते हैं, वहां कौन सा करंट होता है? एसी। जहां बैटरी होती है, सेल होता है, वहां पर हम कौन सा करंट यूज करते हैं? डीसी। ये कॉन्सेप्ट एसी और डीसी का बन गया। नाउ आई मूव टू माय कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका कॉन्सेप्ट बनाओ। जब आप एक गाड़ी को रोड पर चलाते हैं तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन आती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में से गुजरते हैं दे एक्सपीरियंस एन ऑपोजिशन। दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स travel through a conductor, the atoms in the conductor interfere in their path. This feature is called resistance. रेजिस्टेंस हर कंडक्टर में होगी क्योंकि हर कंडक्टर में एटम्स होते हैं। जरा स्क्रीन पे देखिएगा सब लोग। देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इनको ये एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ये एटम इनको रोकेंगे, इनको हर्डल करेंगे। दिस फीचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगला कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नेवर जीरो। अब अगर एक पंखा चल रहा है और एक पंखा बंद है, दोनों में से किसी की रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बट अगर आप डिवाइस को बंद कर दें तो भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस का टॉपिक हर साल पेपर में आता है। जो लोग पास पेपर कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि रेजिस्टेंस इज अ वेरी रेगुलर टॉपिक, इट कम्स एवरी ईयर। देखो कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं? टेम्परेचर, एरिया यानी थिकनेस, कितना थिक वायर है, और तीसरा लेंथ, तार की लेंथ कितनी है, और चौथा पॉइंट क्या है? नेचर। नेचर का क्या मतलब है? आप कॉपर यूज कर रहे हो, आप गोल्ड यूज कर रहे हो, सिल्वर की वायर है, जो कंडक्टर की नेचर है उसका मतलब ये है। सबसे पहले आई पुट टेम्परेचर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। If the temperature of a conductor increases, the resistance of a conductor increases. You must have heard about the precautions that do not put your mobile phone on the dashboard of a car in a sunny day because the temperature will increase. Whenever temperature increases, the molecular vibration increases and resistance also increases. Concept है ना? जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या करेगी?
क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रेजिस्टेंस होती क्यों है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब जरा इसका ग्राफ देखें। देखिए, नोट करिएगा कि ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, थोड़ा सा पहले ऊपर गया और फिर हॉरिजॉन्टल हो गया। रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करेगी और उसके बाद रेजिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट। मतलब किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ के फिर कांस्टेंट हो गई। नाउ आई गो टू द लिस्ट the devices that uses the heating effect of current। वैसे क्या होता है? वैसे तो हम हीटिंग इफेक्ट को डिस्करेज करते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन कंटिन्यूअस ओवरहीट हो रहा हो तो आप क्या करते हैं? आजकल के स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, अगर आपका मोबाइल फोन कंटिन्यूअस ओवरहीट कर रहा हो, आपने कोई अपडेट की है या कोई और रीजन है, तो आप क्या करते हैं? What you do? शाबाश। अगर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन कंटिन्यूअस ओवरहीट हो रहा हो तो लेकिन उसको छोड़ देते हैं ताकि ठंडा हो। गुड पॉइंट। और शाबाश। एनीवन एल्स? ठीक है, गुड पॉइंट। और बताइए व्हाट यू डू अगर आपका मोबाइल फोन ओवरहीट हो रहा है? शाबाश, कंटिन्यू करो। एनीवन एल्स? किसी का एक्सपीरियंस हो, कोई भी चीज आप क्या करते हैं जब आपका मोबाइल फोन गर्म हो जाता है? जैसे आपकी ऐसी एप्स आती हैं जो मोबाइल फोन को ठंडा कर देती हैं, आप मोबाइल फोन को शट डाउन कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा किसी कूलर के सामने, फैन के सामने रखें। ये बताएं कि हम मोबाइल फोन के गर्म होने को डिस्करेज क्यों करते हैं? व्हाई वी वांट टू कूल इट डाउन बैक? खतरा क्या होता है अगर वो ओवरहीट होता है? सर्किट डैमेज हो जाएगा, आईसी मैच हो जाएगी। गुड। तो अब तुम एक कॉन्सेप्ट बनाओ। देयर आर सम डिवाइसेस, मेजॉरिटी, फॉर व्हिच heating is not a good thing, resistance based heating is not good, but there are some devices where heating is the target. Iron filament lamp, room heater, air straightener, इलेक्ट्रिक केटल, वहां पर ये डिवाइसेस हैं जिनमें हम हीटिंग करते हैं। वी वांट देम टू जनरेट हीट। सो ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है इस रिवीजन क्लास का। देयर आर सम डिवाइसेस फॉर विच वी यूज हीटिंग इफेक्ट, और उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि हीटिंग आए। जैसे इलेक्ट्रिक केटल है, जैसे आयरन है, और जैसे रूम हीटर है। इनमें हीटिंग हमारा टारगेट होती है। व्हाट यू कॉल दिस ग्लोइंग लाइंस, ये जो रेड कलर की लाइंस ग्लो करती हैं, इनको क्या कहते हैं? जो कि टोस्टर में नजर आती हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिल में नजर आती हैं। ये जो रेड कलर में ग्लो कर रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं फिजिक्स में? फिलामेंट कहते हैं। सो अब कॉन्सेप्ट बनाओ। Every electric heater contains, what it contains? Filament. Repeat करो। Every electric heater contains filament. Every electric heater contains filament. Filament क्या होता है? It's a high resistance wire जो कि हीट जनरेट करता है। फिलामेंट लैंप। अब फिलामेंट लैंप हमारे यहाँ तो ऑब्सोलीट है, हमारे यहाँ तो अब पाकिस्तान में ज्यादातर एरियाज में यूज नहीं होता, एनर्जी वेस्ट करता है, और उसके अलावा इसकी लाइट येलो होती है। लेकिन जो हमारे जैसे ब्रिटेन है वहां पर ये अभी भी है, क्योंकि ये कोल्ड एरिया में सक्सेसफुल है, बिकॉज इट्स अ हीटर ऑल्सो। तुम्हें पास पेपर में इसके बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तो तुम क्या कॉन्सेप्ट बनाओ? इलेक्ट्रिक हीटर uses a filament
What is a filament? Filament is a high resistance wire which converts electrical energy into heat. So ये भी इसी में कैटेगरी में आ जाता है. आपको ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं फिलामेंट. नाउ सेमीकंडक्टर एंड टेम्परेचर. अब पहले ये बताओ व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर. बता सकते हैं व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? व्हाट इज अ कंडक्टर व्हिच कंटेन lot of free electrons and it allows electricity. What is an insulator? Which doesn't contain free electron and does not allow electricity. तो फिर ये क्या है? Semiconductor. Is it somewhere between a good conductor and a good insulator? So कौन से बन गया? Semiconductors are neither good conductors nor good insulators. Example, semiconductor की example क्या हो सकती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनसे कुछ चीजें हमारे कोर्स में बनी थी. एलडीआर, थर्मिस्टर, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर्स है. तो कौन सा रिपीट करो? सेमीकंडक्टर्स आर समवेयर बिटवीन गुड कंडक्टर एंड गुड इंसुलेटर. सिलिकॉन, जर्मेनियम और उनसे कुछ चीजें बनी, एलडीआर, थर्मिस्टर, डायोड, ये सेमीकंडक्टर है. अब जरा एग्जांपल कॉन्सेप्ट देखो स्क्रीन पे. प्योर कंडक्टर में क्या हुआ था? जब टेम्परेचर बढ़ा तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ गई थी. बट व्हाट अबाउट देन? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देयर रेजिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग, देयर रेजिस्टेंस इज decreasing. जरा एग्जांपल्स देखते हैं. सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं. व्हाट इज एलडीआर? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, थर्मिस्टर एंड डायोड. ये एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स की. रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. जितना थिक वायर होगा, जैसे आपने लगा हुआ देखा होगा एसीज के साथ बहुत मोटी तारें लगी होती हैं, जहां तार थिक होगी वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. माइक्रोवेव की तार थिक होती है, लेकिन जिन डिवाइसेस को कम करंट देना होता है उनके लिए हम पतली तारें यूज करते हैं. अब देखो ये जो तार आपको दिख रही है, इट्स अ स्लिम वायर. व्हाई डू यूज अ स्लिम वायर? जहां पर करंट कम करना हो. और ये जो एसीज लगे हुए इनके साथ मोटी तारें क्यों हैं? ताकि ज्यादा करंट मिले. तो कॉन्सेप्ट बन गया ग्रेटर द थिकनेस ऑफ अ वायर लोअर इज द. तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे रिलेटेड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना थिक वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा. ओके, अब देखो ये इसका रेजिस्टेंस कम होगा और ये देखो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. गुड. अब रेजिस्टेंस एंड लेंथ, जितना लंबा तार लगाओगे रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी. क्यों? इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा चलना पड़ेगा. इसलिए जहां तुम डिवाइस रखते हो वहीं उसका सॉकेट बोर्ड बनना चाहिए. अगर तुम तार को लंबा करते जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. कॉन्सेप्ट क्या था? रेजिस्टेंस, देखो कॉन्सेप्ट क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. नाउ अब कॉन्सेप्ट क्या बन गया? देखो, अगर तुम चाहते हो एक एसी को ज्यादा करंट मिले तो उसकी तार को छोटा करो और उसकी थिकनेस बढ़ा दो. अगर सपोज एक माइक्रोफोन है और तुम चाहते हो कि उसको कम करंट मिले, तो कैसे कम करंट करोगे? तार को लंबा कर दो और तार की थिकनेस कम कर दो, पतली तार यूज करो. नाउ आई मूव टू माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वोल्टेज. सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाओ. वोल्टेज इज द एनर्जी टू ड्राइव इलेक्ट्रॉन्स. एक गाड़ी में तुम फ्यूल डालते हो ताकि गाड़ी चले. हम फूड खाते हैं और फूड से एनर्जी जनरेट होती है.
गाड़ी में फ्यूल, हमारे लिए फूड, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। कॉन्सेप्ट बनाओ कि वोल्टेज इज द एनर्जी, voltage is the energy that drives electrons. What is current? What is current? Rate of flow of charge carriers. तो उसी से कॉन्सेप्ट लिख करो, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है उसको कहते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज इज द सोर्स ऑफ करंट, स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला देखो, मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट आखिर में दे दूंगा। V क्या है? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q। वोल्ट किसके बराबर है? व्हाट इज वोल्ट? वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, और इसको कहते हैं वोल्ट। अब जरा अगला कॉन्सेप्ट देखें, वो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन यूनिट भी वही है और सिंबल भी वही आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? देखो, ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर तुम्हारे पास दो तारे हैं, एक तार पे है 10 वोल्ट और दूसरे पर है 8 वोल्ट, एक पे 10 वोल्ट है और दूसरे पर 8 वोल्ट है, तो दोनों तारों में वोल्टेज का डिफरेंस कितना है? दैट्स 2 वोल्ट। दिस 2 वोल्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे यहाँ जो सर्किट्स होते हैं उसमें कितनी तारें हम यूज करते हैं? एटलीस्ट दो तारें, जैसे एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, लाइव को रखते हैं 220 वोल्ट पे और न्यूट्रल को 0 वोल्ट। 220 माइनस 0 करें तो आएगा तो 220 की तारें दो होंगी, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड potential difference. So what is potential difference? If you subtract the voltages on two terminals, you call it potential difference. यूनिट वोल्ट है, इसका यूनिट वोल्ट है और इसका जो नेचर है वो स्केलर है। देखो पीडी। अब तो मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट बनाओ जो हमारी अभी तक के डिस्कशन को समराइज करेगा। देखो कॉन्सेप्ट बनाओ, जो चीज एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे ऊपर देखो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वोल्टेज। नीचे आओ, वोल्टेज किस चीज को ओवरकम करेगा? रेजिस्टेंस। और फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा? करंट। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बन गया, वोल्टेज ओवरकम्स रेजिस्टेंस एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इस कॉन्सेप्ट को ओम्स ने कंपाइल किया, बहुत फेमस है, हर साल आता है। व्हाट इज ओम्स लॉ? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, क्या करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। जैसे तुम गाड़ी में ज्यादा फ्यूल बर्न करो तो गाड़ी तेज चलेगी, यही इलेक्ट्रिक करंट है ना। ग्रेटर द वोल्टेज, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ करंट। ये जो ओम्स लॉ है, इसको अगर हम ओम्स लॉ को अगर हम देखते हैं इक्वेशन फॉर्म में, देखें फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू IR। उसके बाद अब जरा ये वाला स्केच देखें, ये वाला, ये जो स्केच है ये किसका है? ओम्स लॉ का। इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो क्या ग्राफ ओरिजिन से गुजरता है? हमेशा जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी तो ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा। उसके बाद जरा इसका यूनिट देखें, आर का यूनिट क्या है? वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसको फिर क्या नाम दें? ओम। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रिपीट करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम है। और ओम को अगर ब्रेक करें, ओम को तो ब्रेक होके वो क्या है? वोल्ट अपॉन एम्पियर।
इससे आप उसकी ओम की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्रेडियंट है वो रेजिस्टेंस है। ये ग्राफ नेगेटिव में जा सकता है। अब आ जाए अगले कॉन्सेप्ट पे। वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उनको कहते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो ओबे नहीं करते उनको क्या कहते हैं? नॉन ओमिक। जैसे सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनमें से करंट गुजरता है, लेकिन उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स बिकॉज दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। आई जस्ट वांट टू नाउ रिवाइज सम important sketches. Taking first is a filament length. जरा स्केच देखिएगा। अब मैं आपको एक रूल समझा देता हूं, वो आप याद कर लो तो आप सारे स्केचेस संभाल सकते हो। अगर कोई ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ मुड़े तो उसका मतलब होगा रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अगर कोई ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा हो तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और अगर कोई ग्राफ करंट एक्सिस की तरफ बेंड हो उसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हो रही है। फिलामेंट लैंप इतना फेवरेट है, पता कितनी मरतबा लेवल में आ चुका है, और तुम इसको याद कर लो कि फिलामेंट लैंप का ग्राफ क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस इज, देखो नीचे क्या लिखा है? रेजिस्टेंस इज। इसका मतलब जब तुम फिलामेंट लैंप को ऑन करते हो तो रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। Resistance increases when a filament lamp, resistance increases when a filament lamp is operational। मैंने ग्राफ के एक्सिस बदल दिए लेकिन ग्राफ का मतलब वही रहेगा। उसके बाद थर्मिस्टर, एनीवन बता सकते हैं व्हाट इज अ थर्मिस्टर? बता सकते हैं? बताओ। थर्मिस्टर इज अ semiconductor which is sensitive to temperature। थर्मिस्टर होते क्या है? थर्मिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। इट इज लाइक अ सेंसर, इट इज लाइक अ थर्मल सेंसर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। थर्मिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर which is sensitive to हीट। जरा इसका स्केच देखें सब लोग, जरा स्केच देखें। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग सो रेजिस्टेंस इज, देख के बताओ। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ये थर्मिस्टर का इंपॉर्टेंट स्केच है। जब आप इसका ग्राफ बना रहे हैं तो देखिए ग्राफ किस तरफ बेंड हो रहा है? ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स करंट एक्सिस। और मैंने क्या सिखाया? अगर ग्राफ करंट एक्सिस की तरफ मुड़े तो उसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो आप इसको लर्न कर लो और इससे फिर आप ये सारे स्केचेस मैनेज कर सकते हो। नाउ आई कम टू माय नेक्स्ट टॉपिक, डायोड। ये सिंबल है उसका, डायोड, एंड आई एम टेकिंग एज रेक्टिफाइंग डायोड। अब जरा कॉन्सेप्ट पे आओ। अच्छा, डायोड्स दो तरह के होते हैं, ये कहलाते हैं एलईडी, और इस एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। आजकल इसकी लाइट्स आती हैं एलईडी के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन एलईडी बहुत ज्यादा पेपरों में आया नहीं है, बट है वो डायोड। और ये कौन सा डायोड है? रेक्टिफाइंग डायोड। इसका काम बताओ, इसका पर्पस क्या है, इसका टारगेट क्या है? It converts AC to DC। जो AC to DC कन्वर्जन है उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो इनका काम क्या होता है कि ये रेक्टिफिकेशन करते हैं। जरा स्केच देखें। एक्स एक्सिस में वोल्टेज है और वाई एक्सिस में करंट है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो करंट कांस्टेंट जा रहा है, और अगर इधर से ऊपर की तरफ जाए तो एक तरफ ये करंट को रोकता है। ये जो डायोड होता है ये एक डायरेक्शन में करंट को रोक देता है। इसको क्या कहते हैं?
रिवर्स वाले से दूसरी डायरेक्शन में करंट को जाने देता है और फिर इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। अब डायोड का कॉन्सेप्ट बनता कैसे? फॉर एग्जांपल तुमने आजकल देखा होगा कि वो जो गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, जहां पर गाड़ियां टू वे आ जाती है, वहां पर वो ब्लेड्स लगाते हैं। ब्लेड्स लगाने का पर्पस क्या होता है कि गाड़ी दूसरी तरफ से आएगी तो ब्लेड्स उसको रोक देंगे, इसको कहते हैं वन वे ट्रैफिक। इसी तरह डायोड क्या करते हैं कि डायोड इलेक्ट्रॉन्स की वन वे डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं। अगर करंट रिवर्स करे, जैसे एसी रिवर्स होता है, ये उसको रिवर्स नहीं होने देते। तो डायोड क्या करते हैं, डायोड कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ये उसका स्केच है। अब जो सिंबल्स हैं ये मैं आपको फोटोकॉपी में दे दूंगा, बल्कि शायद अभी आपको सबको मिल गया। ये सिंबल्स आप याद करके जाइएगा, इसका बड़ा फायदा होता है। वो जो एक सवाल आता है ना कि जी सर्किट में ये चीजें लगाएं, वोल्ट मीटर लगाएं, एम मीटर लगाएं, तो ये बहुत हेल्पफुल सिंबल्स हैं और मैंने आपको ये हैंडआउट में दे दी हैं, तो आप इनको मेमोराइज कर लीजिएगा। ये सिंबल्स सर्किट में लगाने को आते हैं। ओम्स लॉ V is equal to IR, इसकी बड़ी बेसिक कैलकुलेशन पेपर में आती है। आपको करंट दे देगा, वोल्टेज दे देगा, कहेगा रेजिस्टेंस निकालो, या कोई सी दो चीजें और नॉन अननोन कर देगा। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स है? सीरीज, पैरेलल, और तीसरा कौन सा? ब्रिज सर्किट इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज्यादातर ब्रिज सर्किट पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं शुरू करता हूं सीरीज से। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होता है। जैसे ये रॉड है ना, एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा एक लाइन में लगे हुए, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो ये दिस इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन, V1, V2, V3। नीचे मैंने उसके फॉर्मूला को सम अप किया है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होता है। अब सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू, इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम होती है? सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है। सीरीज सर्किट इसीलिए ओवरहीट करते हैं बिकॉज उनके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है और जो सर्किट है वो ओवरहीट करता है। अगर आप यहां से देखें, अगर एक जैसे कंपोनेंट्स लगाने हो, जैसे आपको ये लाइट्स नजर आ रही हैं एक जैसी, तो सीरीज सर्किट इज सूटेबल। सीरीज में एडवांटेज क्या है? एक स्विच, घर का जो मेन स्विच होता है वो सीरीज में होता है। जैसे आप एक स्विच से कंट्रोल करें, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन अ सीरीज, जबकि करंट कम हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि सीरीज में वोल्टेज को निकालने के लिए आप क्या लगाते हैं? डायरेक्ट रेशो। किसी को पता है रेशो डायरेक्ट होने में और इनडायरेक्ट होने में क्या फर्क है? अगर एक मार्कर 20 रुपीस का है तो दो मार्कर 40 के होंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट रेशो। तो सीरीज में, सीरीज सर्किट में डायरेक्ट रेशो लगती है, आप उस रेशो से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जरा एक क्वेश्चन देखो सीरीज का, ये जो आइडिया कि अगर ये 12 वोल्ट है और एक 2 ओम है, एक 4 है, बताओ 2 और 4 का रेशो क्या है? 2 और 4 का रेशो क्या है? 1:2। 1:2 में अगर तुम 12 को डिवाइड करो, यानी 1/1:2 में अगर तुम डिवाइड करो तो 1/3 into 12। व्हाट इज 1/3 into 12? एक को 4 वोल्ट मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा? अगर टोटल 12 वोल्ट है और एक को 4 वोल्ट मिले तो दूसरे को 1 वोल्ट मिल जाएगा। इसको कहते हैं सीरीज, यानी सीरीज में रेशो डायरेक्ट लगती है और आप वोल्टेज निकाल सकते हो। अगला पॉइंट, सीरीज में क्या होता है कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए, सीरीज में अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो सर्किट बंद हो जाता है। ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। घर का मेन स्विच
सीरीज में होता है। आप वो एक स्विच उठा दें, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। ये एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? अगर ये लाइट सीरीज में हो तो एक लाइट अगर खराब हो जाए, पूरी लाइट ही बंद हो जाएगी। फिर आपको वो फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा, उसको ढूंढना मुश्किल है, उसको फिर फॉल्ट को रिपेयर करना पड़ेगा। सीरीज में ये चीज एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। अब देखो ये जो फैन लगा हुआ है इस मदरबोर्ड पे, ये फैन सीरीज में है, फायदा अगर ये फैन रुक जाए तो प्रोसेसर भी खुद ही बंद हो जाएगा, वरना प्रोसेसर ओवरहीट करेगा और परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। व्हाट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन? बताओ। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है? करंट, देखें क्या चीज डिवाइड हो रही है? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और क्या चीज सेम होती है? इन पैरेलल current divides, but what is the same? Voltage is the same. Formula देखो, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. तो बताओ पैरेलल में वोल्टेज सेम है और करंट डिवाइड हो रहा है। क्या रेजिस्टेंस 1 अपॉन का फॉर्मूला, क्या रेजिस्टेंस बढ़ रही है या कम हो रही है? तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आपके पास सिर्फ कितने रेजिस्टर हो? दो। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपके पास दो रेजिस्टर्स हो। जरा इसकी कैलकुलेशन करके देंगे फॉर्मूला से, इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के दें। जी, तो जिन्होंने सॉल्व किया हो बताइएगा कि अगर आपने इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाली तो कितनी आ रही है? अगर आप इसकी इफेक्टिव निकालें तो देखिए कितनी आ रही है। मैंने फॉर्मूला लगाया तो वो बना 3/2, फिर मैंने उसको अपॉन कर दिया 2/3। हाँ, अगर सिर्फ दो रेजिस्टर हो तो फिर ये लग जाएगा। अब कौन से बनाओ? पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो बाकी चलते रहते हैं। ये पैरेलल का बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। मैंने ये वाली लाइट्स ऑफ की हुई है, आई हैव स्विच्ड देम ऑफ, बट स्टिल आई एम वर्किंग सिंपल। इसको ऑफ करने से बाकी सर्किट चल रहा है, इसका क्या मतलब है? पैरेलल। तो पैरेलल में ये एडवांटेज है। सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। पैरेलल में एडवांटेज क्या है कि आप हर डिवाइस का एक अलग स्विच लगा सकते हैं। इन पैरेलल सेपरेट स्विचेस आर पॉसिबल। जैसे आप इसमें देखें, मैंने सबके अलग अलग स्विच लगाए हुए हैं। अब पैरेलल में हम पैरेलल में डायरेक्ट रेशियो नहीं लगा सकते, हमें पैरेलल में लगानी पड़ती है इनवर्स रेशियो। व्हाट इज इनवर्स रेशियो? इनवर्स रेशियो का मतलब है कि अगर तुम रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो करंट हाफ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब है कि आप जो करंट के साथ रेशियो करेंगे वो ऑपोजिट होगा। देखो, इसको कहते हैं इनवर्स रेशियो। अब जरा स्क्रीन पे देखिएगा, सीरीज वर्सेस पैरेलल। क्या कॉन्सेप्ट बनाओ? सीरीज में करंट सेम होता है
वोल्टेज डिवाइड होता है और सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ती है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है और रेजिस्टेंस बढ़ती है कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। कंबाइंड सर्किट ये होते हैं जिनमें सीरीज का भी वर्जन है, जिनमें पैरेलल का भी वर्जन है। अब जैसे ये सर्किट देखो, इसको तुम क्या कहोगे, इसमें दो रेजिस्टर पैरेलल में है और उनके साथ एक रेजिस्टर कैसे आ रहा है, सीरीज में। इसको कहते हैं सीरीज एंड पैरेलल कंबाइंड। तो जरा देख के बताओ मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। मैंने इन दोनों को पैरेलल कर दिया, आंसर आया। उस आंसर को इसके साथ मैंने कैसे कंबाइन किया, उनको मैंने फिर सीरीज कर दिया। ये सर्किट कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड कंबाइंड सर्किट। अब आ जाए डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ पे, बहुत मर्तबा पेपर में आ चुकी है। व्हाट इज ईएमएफ? इट इज द एनर्जी डिसिपेटेड in driving a unit positive charge, मैंने डेफिनेशन दी आपको, round a complete circuit। आप कॉन्सेप्ट बनाओ, कोई भी बैटरी या सेल जो मैक्सिमम वोल्टेज बना सकती है उसको हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल तुम एक नया सेल लेकर आए, उस पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट जो उसका मैक्सिमम आउटपुट है उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ का यूनिट वही होता है जो वोल्टेज का होता है। ईएमएफ इज वोल्टेज और इसके लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, E इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में R प्लस आर, व्हाट इज स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज कैपिटल R, एक्सटर्नल। किसी बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल r है, और जो चीज तुम उस बैटरी पे चला रहे हो उसकी रेजिस्टेंस को तुम क्या कहोगे, उसकी रेजिस्टेंस को कहोगे कैपिटल R, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई मतलब पेपर में आ चुका है। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तुम किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दो तो ये ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। अगर तुम किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करो तो ये ईएमएफ है। तो फिर पीडी का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करो तो फिर वो क्या है, पीडी। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, जब तुम जनरेटर चलाते हो तो उसको कहते हो ईएमएफ, उससे ये लाइट जल रही है। तो जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी को किसी और में कन्वर्ट करेगी तो उसको क्या कहेंगे, पीडी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो ईएमएफ है, और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, पीडी। ये कॉन्सेप्ट है जो कई मर्तबा पेपर में आ चुका है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्सेस, ये क्या कॉन्सेप्ट है, तुमने देखा होगा अक्सर हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स वगैरह होते हैं उसमें हम दो सेल लगाते हैं। अगर तुम सेल्स को जोड़ते हो तो फिजिक्स में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्सेस। अगर तुम सेल्स को पैरेलल में जोड़ दो तो क्या चीज बढ़ रही है, अगर सेल्स को पैरेलल में जोड़ो तो करंट बढ़ेगा, ज्यादा बैकअप टाइम मिलेगा। और अगर सेल्स को सीरीज में जोड़ो, जैसे टॉर्च में डलते हैं, तो क्या चीज बढ़ी, वोल्टेज बढ़ गया लेकिन करंट सेम है। अगर आप सेल्स को प्लस टू प्लस जोड़ दें गलती से तो रिमोट नहीं चलता, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर आप सही जोड़ेंगे इस तरह तो फिर क्या होगा, ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। अब जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, वेरिएबल रेजिस्टर। व्हाट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, व्हाट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, ये क्या होता है,
जिसमें आप रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं और रेजिस्टेंस को बदलने से आप उसमें करंट को चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टर। ये सीरीज में लगता है। व्हाट इज एलडीआर? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसपे जब रोशनी पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस बदल जाती है। अंधेरे में एलईडी एलडीआर की रेजिस्टेंस, ये उसका सिंबल है ना, इसकी एप्लीकेशन स्ट्रीट लाइट लैंप्स। अंधेरे में क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम हो जाती है? अंधेरे में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और रोशनी में कम हो जाती है। ये एलडीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? देखो कॉन्सेप्ट बनाओ कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसे समझना चाहिए कि जैसे तुम कहते हो बुक और फिर तुम कहते हो बुकलेट, तो उसका एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। तुम कहते हो ड्रॉप और ड्रॉप से ड्रॉपलेट, बिल्कुल ऐसे वर्ड है रेजिस्टेंस और उससे वर्ड बना resistivity. Resistivity is a type of resistance, but resistance is a variable and resistivity is a constant. ये बड़ा चैप्टर है और आपको बड़े सुकून से इसकी रिवीजन करनी है। हम इसकी ज्यादा एक क्लास अभी और रखेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है और आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना होता है फिजिक्स में। ये चैप्टर हर साल पेपर में आता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 तीनों में आता है। तो आप कॉन्सेप्ट बनाओ, जिसमें आज की वर्कशॉप खत्म हो रही है मेरी वाली, कि रेजिस्टिविटी क्या है। अगर तुम रेजिस्टेंस को लिमिट कर दो 1 तक, अब ये 1 क्या चीज है? जैसे आप शॉप पे जाते हैं ना, तो आप पूछते हैं कि यार एक बुक कितने की है? वो कहता है कि एक बुक 100 रुपीस की है। ये रेशो है, अगर आप 2 बुक्स लेंगे तो 200 हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने सोचा कि अगर हम डायमेंशंस को लीनियर कर दें, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तीनों को 1 मीटर कर दें, लेंथ ब्रेथ हाइट को, और उसकी रेजिस्टेंस निकालें, तो उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट टाइप वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे निकलती है रेजिस्टिविटी? सपोज कॉपर है, तुम कॉपर की या किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे? जरा देखो, तुम क्या करो कि पहले तो उसका फॉर्मूला देखो। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर आप इसको लिंक करो तो फॉर्मूला क्या बन गया? R इज इक्वल टू, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? ये जो टेढ़ा सफेद, इसको पढ़ते क्या है? डेंसिटी को भी यूज करता है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? रो। रेजिस्टिविटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और इसका यूनिट क्या है? ओम मीटर। अब ये उसका फॉर्मूला आ गया। देखो कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर तुम कॉपर का एक ब्लॉक बनाओ, कॉपर का ब्लॉक, उसकी लेंथ रखो 1 मीटर, उसकी ब्रेथ रखो 1 मीटर, उसकी हाइट रखो 1 मीटर, यानी तुम उसका क्यूब बनाओ। अब तुम उसकी रेजिस्टेंस निकालो। जो उस क्यूब की रेजिस्टेंस होगी उसको नाम दिया जाएगा रेजिस्टिविटी। Resistivity is a modified concept of resistance, and how it comes? It comes by the concept कि तीनों dimensions को क्या कर दो? 1 1 1 1। अब ये उसका फॉर्मूला है जो कि MCQs में यूज होता है। आप सब लोग इस फॉर्मूला को जरा सामने रखें, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। अकबर के पहले ये फॉर्मूला कॉपी कर लें, मुझे आपको एक क्वेश्चन करवाना है, फिर वर्कशॉप मेरे वाले पार्ट की खत्म हो रही है। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा एमसीक्यूज में। सब लोग ये फॉर्मूला जरा देखिएगा। और मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन।
मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर कॉपर वायर। देखिए जरा और इसको सॉल्व करके दें। चलें करके दें, टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज इसको सॉल्व करके दें। हाँ बोले, सॉरी अभी आप इसमें इसकी फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, मुझे कैलकुलेशन करके बता दें, कैलकुलेशन करके बता दीजिएगा जल्दी से। जिसके पास भी आंसर आ जाए वो मुझे बता दे। हाँ बोले, एनीवन गॉट द आंसर प्लीज बताइएगा। फोर वर्किंग मैंने बोर्ड पर शो की है और मैं क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं। आंसर आ रहा है 24। प्लीज कंपेयर योर वर्किंग। किसी को भी अगर नोट्स ना मिले हो तो वो यहां से उठा सकता है। आंसर आ रहा है 24। हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशॉप है आज का वो कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट पे अभी एक और वर्कशॉप रखनी होगी, एक और सेशन रखना होगा क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। इनवर्स रेशियो लगती है पैरेलल पे, और इनवर्स रेशियो का मतलब होता है कि जब आप अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा।